वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे द इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से 1918 तक, उस टाइम पे वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी थी, वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी पे, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब वॉर हो रही है तो प्रॉपर्टी, लाइफ ये भी डैमेज होंगी, यानी काफी लोगों की डेथ भी होगी और प्रॉपर्टीज भी डैमेज होंगी। अराउंड 9 मिलियन पीपल डाइड एंड मेनी मोर वर इंजर्ड। करीबन 9 मिलियन लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंजर्ड थे, जिन्हें बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी हुई थी, चोट लगी थी, घायल हुए थे। 9 मिलियन तो वो थे जिनकी डेथ हुई और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा सीवियरली इंजर्ड हो गए थे। फार्मलैंड्स, इंडस्ट्रीज, टाउन्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन यूरोप वर डिस्ट्रॉयड। फार्मलैंड्स यानी एग्रीकल्चरल फील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गई इस वॉर में। यूरोप की बात कर रहे हैं, यानी यूरोप के कंट्रीज में जो फार्मलैंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, टाउन्स यानी शहर बर्बाद हो गए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब डैमेज हो गए। कैसे? अब वॉर पहले जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे लड़ी जाती थी तलवारों से, वैसे नहीं लड़ी जा रही थी। ये वॉर थी जब बम वगैरह यानी बॉम्ब्स आ गए थे, उनका यूज करके ये वॉर लड़ी गई। अब अगर इंडिया पाकिस्तान की भी लड़ाई होती है तो सिविलियंस भी डरते हैं, यानी सिटीजन्स भी डरते हैं दोनों कंट्री के, कि कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान या इंडिया एक दूसरे के सिविलियंस पे यानी टाउन्स पे, अंदरूनी एरिया जो है कंट्री का, वहां पे कहीं बॉम्ब्स ना गिरा दें। क्योंकि ये जो बॉम्ब्स, मिसाइल्स होते हैं, इन सब के गिरने से एक तरह से इंटरनल डैमेज पहुंचता है कंट्री को, वहां के टाउन्स बर्बाद हो जाते हैं, काफी सिविलियंस की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ भी हमें वही सब देखने को मिला, सेम पैटर्न देखने को मिला। जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो फाइट कर रही थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उन सब कंट्रीज में काफी ज्यादा सिविलियंस की भी डेथ हुई। वहां पे इंडस्ट्रीज, फार्मलैंड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब डैमेज हो गया। इंक्रीज डिमांड्स ड्यूरिंग द वॉर। लेकिन इसी वॉर के टाइम पे कुछ डिमांड्स भी बढ़ी। किन सब चीजों की डिमांड बढ़ी थी? द वॉर क्रिएटेड एन अर्जेंट नीड फॉर फूड, रॉ मटेरियल्स एंड वेपन्स। तो ये जो वॉर चल रहा था उस टाइम पे डिमांड्स भी बढ़ी, अर्जेंट डिमांड्स थी, यानी यूरोप के कंट्रीज जो लड़ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन लोगों की डिमांड भी बढ़ गई थी। किस चीज को लेके? फूड ग्रेन्स को लेकर के, और रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ गई थी, वेपन्स की डिमांड बढ़ गई थी। अब वॉर लड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स चाहिए। अब वेपन्स से लड़ाई तो लड़ लोगे, लेकिन सर्वाइव करने के लिए फूड भी तो चाहिए, तो फूड की भी जरूरत थी। फूड की डिमांड बढ़ गई, रॉ मटेरियल्स। अब जैसे यहाँ पे इन कंट्रीज में जहाँ पे वॉर लड़ी जा रही थी, जो कंट्रीज वॉर लड़ रही थी, उन कंट्रीज के साथ क्या हो रहा था, वहां के फार्मलैंड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए। अब वहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां की इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करेंगी? जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जब प्राइमरी सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, तो सेकेंडरी सेक्टर कैसे ग्रो कर पाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में तो हमें प्राइमरी गुड्स चाहिए होते हैं, यानी एग्रीकल्चर से, खेती से जो भी हमें क्रॉप वगैरह मिल रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब की रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी सेक्टर में यानी इंडस्ट्रीज में। क्योंकि जब उन्हें रॉ मटेरियल्स मिलेंगे तभी वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और तभी अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब क्योंकि फार्मलैंड्स बर्बाद हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो है वहां पे काम नहीं चल पा रहा है। प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रुकने पे सेकेंडरी सेक्टर की भी ग्रोथ रुक गई। तो यहाँ पे जरूरत बढ़ गई थी लोगों की। अब जैसे ब्रिटेन वगैरह में, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ इन एरियाज में डिमांड बढ़ गई रॉ मटेरियल्स की, फूड की और वेपन्स की। फार्मर्स इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एक्सपैंडेड देयर प्रोडक्शन टू सप्लाई दोज कंट्रीज। अब यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां के फार्मर्स ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। क्यों प्रोडक्शन बढ़ाया? क्योंकि इन्हें दिख रहा था कि अब डिमांड बढ़ रही है क्रॉप्स की, यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड बढ़ रही है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए, फूड आइटम्स चाहिए। तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटीज थी
इन एरियाज के फार्मर्स के लिए कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, बल्क में प्रोडक्शन करें, मास प्रोडक्शन करें और सारा जितना भी इनका प्रोडक्शन हुआ है उन सब गुड्स को ये ले जा करके सेल कर दें यूरोपियन नेशंस में। उससे इन्हें फायदा होगा, बेनिफिट होगा, ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अभी तक ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में लाके सेल कर रहे थे फिनिश्ड गुड्स, अब ये एक अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हो गई थी कि हाँ हम लोग भी जा करके ब्रिटेन में अपने रॉ मटेरियल्स हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो ये यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन एरियाज के जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। क्यों? जिससे कि ये इन कंट्रीज को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो कंट्रीज हैं उनको सप्लाई कर सकें फूड आइटम्स। शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेरिटी फॉर प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पे डिमांड्स इंक्रीज होने की वजह से इन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया जिससे कि ये प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन इनकी जो खुशी थी, इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो शॉर्ट टर्म थी, यानी कुछ समय के लिए ही इनके पास पैसा रहा, उसके बाद इनकी कंडीशन दोबारा बिगड़ने लगी। अब वो कैसे? इनकी कंडीशन जब सुधर रही थी उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इनकी कंडीशंस दोबारा पहले जैसी होने लगी। क्राइसिस आफ्टर द वॉर एंडेड। क्योंकि जब वॉर खत्म हुई 1918 में, उसके बाद जितनी भी वॉर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो भी खत्म होने लगी। Once the war ended in 1918, European agriculture began to recover. जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई उसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया, अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना स्टार्ट किया, वो रिगेन करते चले गए। Countries that earlier imported food like Britain and France started producing their own. वो कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंपोर्ट करवा रही थी, फूड आइटम्स इंपोर्ट करवा रही थी, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गई थी तो ये अपनी कॉलोनीज से या दूसरी कंट्री से फूड आइटम्स इंपोर्ट करवा रही थी अपनी कंट्री में। तो ये कंट्रीज जो है वो इंपोर्ट करवा रही थी। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया है और इन्होंने धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ, अब ये दोबारा से सेटल होने लगे हैं, यहाँ पे दोबारा ये खुद के लिए प्रोड्यूस करने लगे हैं। फार्मर्स जो हैं इन एरियाज के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज लड़ रही थी उन कंट्रीज के जो फार्मर्स थे उन्होंने दोबारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया और एक तरह से फिर से ये कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। अब इन्हें फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने खुद का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया फिर से। दिस लेड टू ओवर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। और इससे क्या हुआ, अब इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब भी बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं और इन कंट्रीज ने भी अपना खुद का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो प्रोडक्शन बहुत हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा फूड आइटम्स हैं, बहुत ज्यादा क्रॉप्स कल्टीवेट कर लिए गए हैं और डिमांड्स कम है, खाने वाले लोग कम हैं लेकिन खाना हमारे पास ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइसेस गिरने लगे। As supply increased, prices of agricultural goods fell sharply. अब लोग कम है खाने वाले लेकिन हमारे पास मास प्रोडक्शन हो रखा है, यानी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, हमारे पास फूड आइटम्स बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से जो प्राइसेस हैं, जो कॉस्ट है वो भी गिरने लगी। Economic consequences. Farmers and peasants in colonies like India were badly hit because they had taken loans to expand production during the wars. अब farmers और peasants, इंडिया में जो farmers और peasants थे इन्हें वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोन्स लिए थे, मनी लेंडर से लिए हो, बैंक से लिए हो, कहीं से भी लिए हो, लेकिन इन्होंने लोन्स लिए थे। तो अब ये लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब दोबारा से ये कंट्रीज दोबारा अपने लिए खुद का प्रोडक्शन करने लगी थी, ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी, ये सरप्लस अमाउंट में भी ग्रो करने लगी थी, यानी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा था इन कंट्रीज में। अब ये कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज, और इन्हें दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं थी। और इसी वजह से जब प्राइसेस गिरे तो इन फार्मर्स को बहुत सफर करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कर्ज ले रखा था, ये डेब्ट के तले दबते चले गए, कर्ज के तले दबते चले गए।
क्यों? क्योंकि ये डेब्ट्स रीपे नहीं कर पा रहे थे। अब प्रोडक्शन के प्राइसेस गिरे, एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस गिरे, इन्हें बेनिफिट नहीं हुआ, इन्हें प्रॉफिट नहीं मिला, तो ये लोन्स कहाँ से रीपे कर पाएंगे। इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे इन फार्मर्स को और पीजेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। आफ्टर प्राइसेस फेल दे कुड नॉट रीपे डेब्ट्स। जब प्राइसेस गिरे उसके बाद ये अपने डेब्ट्स यानी अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, ये डेब्ट रीपे नहीं कर पा रहे थे। The war also left many European countries bankrupt due to military expenses. अब वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, हमने देखा था कि हाँ यूएसए की भी इकोनॉमी बढ़ने लगी थी। वहां पे भी अब एक तरह से लोग एक कंफर्टेबल और बेटर लाइफ जी रहे थे, तो यूएसए की इकोनॉमी बहुत अच्छी खासी हो गई थी इस टाइम तक। जब वॉर चल रहा था तब यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे कंट्रीज को लोन दिया था। अब वहां पे जो कंट्रीज लड़ रही हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके एक तरह से कैपिटल, उन्हें मनी की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। वहां पे लड़ाई में सारा पैसा चला गया था, इस वजह से उन्हें लोन लेने की जरूरत पड़ गई। और लोन किसने दिया? यूएसए ने। अब यूएसए जो है, अब जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो बैंकरप्ट रह गई, यानी कि वो डेब्ट में फंस गई। उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पैसा जो लोन है वो दोबारा रीपे कर सकें यूएसए को, उनकी इतनी कंडीशन नहीं थी। तो इसकी वजह से ये भी डेब्ट में फंसती चली गई काफी सारी कंट्रीज। तो इस टाइप से क्या हुआ, यूएसए एक मेजर पावर की तरह इमर्ज होता चला गया, उसने सबको लोन दिया। अब ये कंट्रीज एक तरह से यूएसए के अंडर में आएंगी। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज अब बैंकरप्ट हो चुकी हैं, इनके पास पैसा नहीं है लोन रिपे करने के लिए यूएसए को। तो एक तरह से यहाँ पे यूएसए के पास पावर आ गई है कि अब वो जो चाहे करवा सकता है इन कंट्रीज से। अब यूएसए एक तरह से बॉस बन गया है और ये कंट्रीज अब यूएसए के अंडर रहती हैं। यूएसए ने धीरे धीरे खुद को इमर्ज किया है और इन कंट्रीज की पावर को एक तरह से चैलेंज किया है। इसी की वजह से ये तो हमने वर्ल्ड वॉर 1 का देखा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक यूएसए जो है, वो यूएसए ने भी लड़ाई लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 में। तो यूएसए जो है, सबकी इकोनॉमी पे असर पड़ा था, बस यूएसए की इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ा। इससे हमें देखने को मिलता है कि यूएसए ने अपनी खुद की ग्रोथ कितनी ज्यादा कर ली थी, कितनी स्पीड में ग्रो किया होगा। और इसी की वजह से हमें देखने को मिला बाद में 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब हमें देखने को मिला कि यूएसए और सोवियत यूनियन ये दो मेजर पावर्स रह गई थी। अब यूएसए सबसे टॉप पे चल रहा था पूरे वर्ल्ड में। सेकंड नंबर पे यूएसए को चैलेंज करने वाला सोवियत यूनियन था, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे और डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से हमने देखा कि कैसे यूएसए ने लोन वगैरह दिए, कैसे हेल्प करी, फाइनेंशियली हेल्प करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही कंट्रीज को। तो ये हमने आज के टॉपिक में जाना, समझा कि कैसे यूएसए ने फाइनेंशियली हेल्प करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही कंट्रीज को और कैसे ये हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और उसके बाद जैसे ही डिमांड्स बढ़ी फूड क्रॉप्स की, रॉ मटेरियल्स की और बहुत सारी चीजों की डिमांड्स बढ़ी, तो अलग अलग कंट्रीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड, तो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिला उन कंट्रीज पे जहाँ पे सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन हो चुका था। क्यों? क्योंकि वहां के फार्मर्स ने प्रोडक्शन तो ज्यादा कर लिया था, लेकिन अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज लड़ रही थी वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी, अब उन्हें इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं थी और इसी की वजह से प्राइसेस गिर गए। लोग कम थे, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो प्राइसेस गिर गए और फार्मर्स और पीजेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। वो लोन के तले दब गए, यानी डेब्ट्स में फंस गए थे। तो ये हमने आज के टॉपिक में जाना, समझा। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।